तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि लगातार पर्यटक जो है उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। साल दर साल पर्यटन यहां पर बढ़ रहा है, लेकिन जरूरत है बेहतर व्यवस्थाएं देने की। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। इनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, डॉक्टर जीतराम आर्य पूर्व विधायक कांग्रेस लाइव जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पंकज पेनुली यूकेडी प्रवक्ता हैं और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी, ये जो फैसला है कि 31 से 2 तारीख तक 24 घंटे रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे, ढाबे खुले रहेंगे और पर्यटकों को जो बढ़ावा देना है वो दिया जा रहा है, लेकिन कितना सही आप इसे मानते हैं? देखिए, पर्यटन उत्तराखंड की आर्थिकी का मुख्य आधार है और भौगोलिक दृष्टि से भी, ईश्वरीय रूप से भी जो प्रकृति हमें मिली है वो बहुत ही खूबसूरत है। लोग इसको देखना चाहते हैं, इसका आनंद लेना चाहते हैं और हमारे लिए भी अच्छा है। और अतिथि देवो भव की जो परंपरा है उसको देवभूमि निभाता है। और जैसे पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया कि एक सीमित टाइम तक जो रेस्टोरेंट और होटल्स में जो खाने के ढाबे खुलते थे, उससे पर्यटकों को नए साल पर ख़ासतौर पर दिक्कत होती थी, क्योंकि नए साल में लोग जश्न में डूबे रहते हैं और देर रात तक अपने मनोरंजन, डांस में, गाने में डूबे रहते हैं लोग। उसके बाद बहुत देर बाद वो निकलते हैं खाने के लिए, तो उनको खाने पर जब सड़क पर कुछ नहीं मिलता है तो कुछ लोग उनको फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं और वो एक अच्छा यहाँ से संदेश नहीं जाता है लोगों में। तो उसको रोकने के लिए भी और लोगों को अच्छी सुविधा मिले जो यहाँ पर आए, उनके लिए सरकार ने एक ये 2-3 दिन का जो पीरियड है नए साल पर, उसमें ये कहा गया कि जो भी रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा है वो 24 घंटे खुल सकते हैं। डॉक्टर जीतराम आर्य, आप लोगों को क्या मानना है? क्योंकि कांग्रेस इस बात को मानती है कि अच्छी बात है पर्यटन बढ़ रहा है प्रदेश में, लेकिन फिर समस्या कहाँ आती है? सियासी हमला क्यों? देखिए, पर्यटन का बढ़ना किसी भी प्रदेश के लिए और इवन दो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत स्वागत होता है, क्योंकि जो हमारे देश की और प्रदेश की विशेष करके पहाड़ी क्षेत्रों, जो पहाड़ी प्रदेश है, चाहे हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर का हो, उत्तराखंड का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, ये जो प्रदेश है, ये पहाड़ी भूभाग है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ का सौंदर्य और यहाँ की जो बनावट है, यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, वो पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। विभिन्न प्रकार के हमारे पास वन है, वन्य जीव है, तमाम चीजें हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और आजकल क्योंकि शहरों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी पॉल्यूशन का स्तर दिल्ली के अंदर और तमाम जो मेट्रोपोलियन सिटीज है उनमें पॉल्यूशन का स्तर बहुत बढ़ चुका था और उस हिसाब से पर्यटन जो है पहाड़ों की ओर अपना रुख करते हैं। लेकिन हमें ये दिक्कत है कि जो सरकारें हैं, जो सरकार है हमारी, जो उत्तराखंड में विशेषकर जो उत्तराखंड की सरकार है, यहाँ आपने शायद रोडों की स्थिति नहीं देखी है। पर्यटन आएगा, उनको अच्छी सुविधा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छी जो आने जाने की सुविधाएं चाहिए। वो इसलिए आता है पर्यटन की उनको सुविधाएं अच्छी मिले। मैं देखता हूँ नैनीताल के अंदर जब पर्यटन सीजन भीड़ हुआ, अभी क्रिसमस हुआ था, तो 8 किलोमीटर पहले उनको रोक दिया जाता है पर्यटकों को। कहते तुम्हारी बुकिंग है, आप जाओ, आपके पास नहीं है, वहाँ बेचारे परेशान होते। मैंने देखा अपने सामने, कई पर्यटक बहुत तरह से परेशान हो जाते हैं। तो सरकार को केवल मात्र 24 घंटे होटलों को खोलने से उतना फायदा नहीं है जितना उनको सुविधाएं देने से फायदा है। ठीक है, उनको सुविधाएं देने की जरूरत है, रोडों को दुरुस्त करने की जरूरत है, उनको स्वास्थ्य की सुविधा देने की जरूरत है, उनको प्रॉपर जो है मैनेजमेंट की जरूरत है कि जो लोग आ रहे हैं उनको कहाँ व्यवस्थित करेंगे हम। मान लिया होटल फुल हो गए हैं तो सरकार को उस ओर भी देखना कि हम उनको नियर के कहाँ सैटेलाइट शहर में या जो सैटेलाइट टाउन्स हैं उनमें कैसे उनको हम व्यवस्थित करें। इस ओर भी सरकार का, अगर आपका रेला आ गया, पूरा जाम लग गया, लोग वापस जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं, तो ये अच्छी स्थिति, स्वच्छ परंपरा नहीं है। इसलिए सरकार को अपनी पीठ नहीं थपथपानी चाहिए कि हमने 24 घंटे होटल खोल दिए और सब कुछ ठीक हो गया। आपको रोड ठीक करनी पड़ेगी, आपको स्वास्थ्य की सेवाएं प्रॉपर देनी पड़ेगी, आपको उनका जो मैनेजमेंट है, जो पर्यटक आ रहे हैं, अगर वो होटलें फुल हो गई या शहर में, तो उनको
अल्टरनेटिव आसपास के उसमें भी आपको व्यवस्था उनकी देखनी पड़ेगी। उस तरह के जो सैटेलाइट टाउन्स हैं उसमें भी आपको करना पड़ेगा, तब तो उसका फायदा होगा। और सरकार खाली कह रही हमने ये कर दिया, ये तो केवल मुझे लगता है कि मीडिया पर, धरातल पे तो आपने देखा नहीं। धरातल पे तो हम देख रहे हैं, मैं नैनीताल में रहता हूँ और नैनीताल में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लोग जो है जब सीजन आता है पर्यटकों की भीड़ आ जाती तो बेचारे परेशान रहते, सड़क पे बैठे रहते हैं, जगह नहीं मिलती है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कों का स्थिति खड्डे पड़ उन सड़कों को जाना यहाँ मंगोल ये काराडूंगी से लेकर के नैनीताल वाली सड़क और तमाम सड़कों की स्थिति अव्यवस्थित है। तो इसीलिए कई जो है उसमें हादसे भी हो जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कितने हादसे हो गए इधर अभी कालाढूंगी और नैनीताल रोड पे। तो वो चीजों की जरूरत है, जो वास्तव में जो चीजों की जरूरत है सरकार को वो चीजें करनी चाहिए, उन चीजों का विकास भी करना चाहिए। इसके साथ साथ जो आप सुविधाएं दे रहे हैं, होटल 24 घंटे खोल रहे हो तो ठीक है, लोगों का व्यापार चलेगा, व्यवसाय चलेगा और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। अगर कोई देर सवेर आ रहा तो उसको सुविधा मिल जाएगी, लेकिन उस सुविधा के साथ साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर पेनुली, आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी लोग खुश होंगे, तभी आपके यहाँ ज्यादा आएंगे। अगर 24 घंटे रेस्टोरेंट, मॉल्स, ये सारी चीजें खुलती हैं तो ठीक है। अगर पर्यटक आ रहे हैं और पर्यटकों को परेशानी ना हो, सुविधा के हिसाब से अगर ये खोला गया है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्राउड मैनेजमेंट, व्हीकल का मैनेजमेंट, पार्किंग, क्योंकि खाली रेस्टोरेंट खोलने से या फिर होटल्स खोलने से ये समस्या का समाधान नहीं होगा। अभी आपके पास जो भी 2-3 जो मेजर शहर हैं जहाँ पे ये पर्यटक आते हैं, मसूरी, नैनीताल, औली, अल्मोड़ा, इन जगहों पे ज़्यादा आते हैं और इन जगहों पे सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है पार्किंग की। किसी भी सिटी की पार्किंग व्यवस्था सही नहीं है। हर कहीं पे भी अगर 1000 गाड़ी चली जाए, 1000 गाड़ियाँ किसी भी इन शहरों में पहुँच जाए तो वो नियर का जो सिटी है, चाहे हल्द्वानी है, चाहे देहरादून है, वहां तक वो जाम लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो चाहिए कि जो पर्यटकों की बेसिक एमिनिटीज है, ठीक है, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, पार्किंग दुरुस्त करने की जरूरत है, हॉस्पिटल दुरुस्त करने की जरूरत है। और इसके अलावा जो अभी बात आई कि पर्यटक आ रहा है और रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक उत्तराखंड में आया पिछले साल, इस साल, इससे उत्तराखंड को फायदा हुआ क्या? क्योंकि हर कोई अपनी गाड़ी लेके दिल्ली, गुड़गांव या नोएडा से चलता है और वो सीधे उस पर्यटक स्थल पे पहुंचता है और वहाँ पे वो फिर अपनी गाड़ी लेके बाहर चला जाता है। हमारे यहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो मैक्स वाले ड्राइवर हैं, जिन्होंने छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ टैक्सी लेके रखी हुई हैं, वो बेचारे अपनी गाड़ियों की किस्त नहीं भर रहे, किस्त नहीं भर पा रहे हैं। उनके घर की हालत इतनी खराब है कि उनको किस्त भरने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ ना तो सरकार बाहर की गाड़ियों पे यहाँ पे कोई टैक्स लगा रही है, जैसे हिमाचल ने लगाया। अब इससे बोलोगे पर्यटन प्रभावित होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल कर रहा है, ये रनिंग प्रैक्टिस में है। उस पैसे को आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप उन ड्राइवरों के वेलफेयर में ये सारी चीजें कर सकते हैं। हमारे पास 54 लाख पर्यटक आया जो अभी 4 धाम में आया, उसमें से 90% पर्यटक तो अपनी गाड़ी से आया या फिर दूसरे किसी राज्य की गाड़ी करके आया। क्यों ना यहाँ पे उत्तराखंड के जो ड्राइवर्स हैं, उत्तराखंड के जो टैक्सी एसोसिएशन है, वो ऋषिकेश या फिर आप जहाँ पे भी चेक इन पॉइंट है वहां से बोले ठीक है आप जाइए, लेकिन ड्राइवर हमारा रहेगा। उससे क्या होगा कि दुर्घटनाएं कम होंगी, उसको मौसम का पता होगा, उसको ड्राइविंग स्किल पता होगी, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि हमारे उस व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा। बिल्कुल। या तो फिर पार्किंग की व्यवस्था करी जाए और इन गाड़ियों को यहीं रोक के लोकल्स की जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में पर्यटक जाए, तब तो उत्तराखंड को इसका फायदा है। अदरवाइज 2000 का तेल भरा के कोई दिल्ली से बैठता है, सीएनजी भरा के आता है और उसमें पूरा चला जाता है। वो हमारे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को खराब करता है, वो हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट को खराब करता है और बदले में क्या दे जाता है, 2-4 हजार रुपए, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर सरकार ये व्यवस्था करे तो हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे स्थानीय जो ड्राइवर्स है या टैक्सी एसोसिएशन है, उनको फायदा होगा। और ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है जिसको ये फायदा हो सकता है। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, आप क्या कहेंगे? जो लगातार साल दर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, जो पंचोली जी ने, माफ कीजिएगा, जो पेनुली जी ने कहा और जीतराम जी ने कहा, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल,
मैं ये कहता हूँ कि बढ़नी चाहिए। अभी तो 50 लाख से थोड़ा ऊपर पर्यटक यहाँ आए हैं और हम अपेक्षा करेंगे और कि हमारे प्रदेश में 1 करोड़ की जनसंख्या पार हो जाए 2024 में, तो ये बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि पर्यटक जो पर्यटक आता है वो खर्च करने के लिए आता है। वो किसी भी प्रकार का पर्यटक हो, धार्मिक हो या सामान्य पर्यटक हो, वो पैसा खर्च करने के लिए आता है। रही बात हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया कि 24 घंटे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, तो एक मुख्यमंत्री 2 दिन की व्यवस्था के लिए यही कह सकता है। बहुत ज़्यादा कि पुलिस लगा देगा तो पुलिस लग जाएगी, कुछ ट्रैफिक व्यवस्था इधर उधर हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सभी को पता है, सरकारों को पता है, सत्ता में रहने वालों को पता है, ब्यूरोक्रेट्स को पता है कि 25 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक जो है हाउसफुल पर्यटक आते हैं। कोई क्रिसमस के नाम पे आते हैं, कोई 31 के नाम पे आते हैं। तो हम क्या 1 साल पहले इसकी तैयारी नहीं कर सकते? आनन फानन में हम 10 दिन पहले स्टेटमेंट दे देंगे तो अखबारों की सुर्खियां तो बन जाती साहब कि बाप रे मुख्यमंत्री ने कह दिया। और हमारे मीडिया के साथी भी, मेरे साथी, मेरे भाईबंद बड़ी बड़ी खबरें छाप देते हैं। लेकिन 31 तारीख के बाद यानी कि 10 जनवरी के बाद ये खबरें आनी चाहिए कि हम अगले 31 की तैयारी क्या कर रहे हैं। हमें ये लिखने की जरूरत है। आज तो मैं अपने मीडिया के साथियों को भी कहना चाहूँगा, अपने साथियों को कहना चाहूँगा कि हमें भी ये तैयारी में रहना चाहिए। हमें याद दिलानी चाहिए बार बार कि 25 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक दिसंबर के महीने में हर साल क्लाउड आएगा और आना ही है और आना ही चाहिए और बिल्कुल ही आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे वो किसी भी व्यवस्था में आए, हवाई जहाज से आए, अपनी गाड़ी से आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए, पर्सनल ट्रांसपोर्ट से आए, जो भी आए, लेकिन जब व्यक्ति आएगा तो खर्च करके जाएगा। वो किसी न किसी रूप में पैसा यहाँ पर आएगा। पर हमें इसकी पूर्व तैयारी करनी चाहिए। और ये अनप्लान्ड है कि सिर्फ हमारे चीफ मिनिस्टर इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। वो जो उन्होंने कहा वो उन्होंने सत्य कहा कि कुछ नहीं तो खाना तो मिले लोगों को, तो इससे अच्छा क्या कर सकते हैं? वो यही कर सकते हैं। और अगर वो करना चाहें तो साल भर तक तैयारी करें। पूरे साल भर का खर्चा 5 दिन के अंदर निकल जाएगा। अगर हम साल भर की तैयारी करें, हमारा पर्यटक जखोल जाए, हमारा पर्यटक मुनस्यारी जाए, हमारा पर्यटक मुनस्यारी के सरमोली जाए, हमारा पर्यटक बागेश्वर के धर्मघर जाए, हमारा पर्यटक जो है इधर उत्तरकाशी के हरसिल जाए, उत्तरकाशी ना जाए, देहरादून क्या करेगा? वो जो सुविधा, जो पबजी, जो रेस्टोरेंट, जो आपको दूसरे के हुक्का बार टाइप के जो दिल्ली में उसको मिल रहा है वो देहरादून में मिल रहा है, तो उसको कोई मजा नहीं आएगा। पर्यटक का मतलब है कि वो नई चीज इंजॉय करना चाहता है। वो बुरांस का जूस सिंपल पीना चाहता है, फ्रिज के अंदर का नहीं पीना चाहता है। लेकिन उसको बुरांस का जूस उसको दिखना चाहे ना। उसकी मार्केटिंग हमारे सरकार ने साल भर तक नहीं की है। ये गलती तो हमको माननी चाहिए। ठीक, बिल्कुल माननी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आई और 1 साल पहले से तैयारी, ये बात सिर्फ 25 और 31 के लिए नहीं कही जाती, ये हमारी चारधाम यात्रा के लिए भी कही जाती है कि जब आपका यात्रा शुरू होने वाली है, आपको पता है, तो उसमें पहले से प्लान होनी चाहिए, अनप्लान कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक बात है कि यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, चैलेंजेस आपके सामने बहुत सारे हैं, क्योंकि आप जितनी संख्या बढ़ाएंगे और खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ के लिए रिपोर्ट साइंटिफिक ये कह चुकी हैं कि आप जितना वहाँ पर भार डालेंगे वो अभी ठीक नहीं है, अभी बहुत सेंसिटिव है, अभी बहुत रिपोर्ट्स आनी बाकी है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए दिव्या जी, मैं सभी को सुन रहा था, बहुत अच्छी चिंता व्यक्त की सभी ने अपने अपने हिसाब से, और सभी उत्तराखंड के शुभचिंतक हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 25 से 30 दिसंबर की तैयारी नहीं है। आप देखते हैं इस पूरे साल में सरकार ने यहाँ की सड़कों को अच्छा करने का काम किया। आप देहरादून से लेके बद्रीनाथ तक सड़कें चौड़ी हुई हैं और उनका डामरीकरण हुआ है। और आज ही सरकार ने अगले साल की तैयारी शुरू कर दी है। 10 करोड़, जिस जीतराम आर्या जी जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, उस लोकसभा क्षेत्र के लिए आज सरकार ने 10 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं रोडों को और चौड़ा करने के लिए, उनका डामरीकरण करने के लिए। और इस बार रिकॉर्ड तोड़ 56 लाख यात्रियों की संख्या यहाँ पर आई, जो अपने आप में अभी तक का एक रिकॉर्ड भी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतना प्रबंधन यहाँ पर रहा, तो सरकार ने प्रबंध किया होगा। कोई फेलियर ऐसा नहीं था वहाँ पर कि जिससे उत्तराखंड की बदनामी हो, सरकार की बदनामी हो, और बहुत अच्छी तरह से यात्रा संपन्न हुई। हम अपनी कैपेसिटी को, जैसे पंचोली जी ने भी बताया कि कैपेसिटी 56 लाख नहीं 1 करोड़ की होनी चाहिए, वास्तव में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देश इस दुनिया में केवल पर्यटन पर चल रहे हैं। अगर मैं सिंगापुर का उदाहरण लूँ, छोटी सी कंट्री है और सर्विस पर ही चल रही है, तो टूरिज्म उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट
सेगमेंट है, इकोनॉमी का आधार है, क्योंकि उस कंट्री में ना तो कोई अनाज होता है, ना कोई फल होता है, और ना उनका पानी है। पानी भी मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे कंट्री में उनकी इकोनॉमी को आप देखेंगे बहुत बड़ी है। तो उसी आधार पर दुनिया के देशों से, न भारत के राज्यों से बल्कि दुनिया के देशों से सबक लेते हुए हमारे प्रदेश को भी तरक्की करनी है। और इसीलिए हम जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है या उत्तराखंड को 2025 तक अग्रणी राज्य बनाने का जो संकल्प लिया जा रहा है, ये इसी के मद्देनजर लिया जा रहा है। और आप देखेंगे कि सरकार के इसी टर्म में उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और उत्तराखंड 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ पर्यटकों को सहने की क्षमता रखेगा, उनको सुविधा देने की क्षमता रखेगा, और हर आदमी हमारा उससे रोजगार से जुड़ेगा। सरकार एक मुहिम के तौर पर इसको ले रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। बिल्कुल, आगे भी लगातार हम चर्चा यूं ही जारी रखेंगे किस तरीके से यहाँ पर पर्यटक लगातार आ रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, उसको कैसे पार पाया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित NDA, CDS, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित न हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी हो, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी, सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी कुछ किसी रीज़न से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा में मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। गंगा सी ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से उत्तराखंड में लगातार पर्यटन बढ़ रहा है और सरकार ने भी ये ऐलान कर दिया है कि 31 से 2 तारीख तक 24 घंटे जितने रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, ये सब खुले रहेंगे, ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन व्यवस्थाएं किस तरीके से रहेंगी इसी पर चर्चा हो रही है। नवीन पिरसाली जी, ब्रेक से पहले आपने अपना वक्तव्य दिया था, लेकिन काम हो रहा है, लेकिन आप क्राउड मैनेजमेंट की जो बात आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्राउड है कॉलेज का, स्टूडेंट्स का, उनको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि जब से पब कल्चर दिल्ली से जो है देहरादून का रुख किया है, तब से कुछ माहौल जो है बदल गया है। आप सही बोल रहे हैं, विकास के साथ साथ कुछ दिक्कतें भी साथ में आती हैं हमेशा, तो वो एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उसके हिसाब से काम होता है। और कहीं पर कोई शिकायत आती है तो उसकी शिकायत की जाती है, और बहुत सारे लोगों पर अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर एक्शन हुआ, कई स्पा पे एक्शन हुआ है, और कई इस तरीके से गैर कानूनी तौर पर जो होटल्स चल रहे थे या रेस्टोरेंट चल रहे थे उन पर कानूनी डंडा चला। और सख्त हिदायत है कि कहीं पर भी ऐसी गड़बड़ी होती है तो सरकार उस पर संज्ञान लेगी। पुलिस को खास तौर पर हिदायत दी गई है कि पुलिस इस पर कोई कोताही ना बरते, क्योंकि बहुत सारे आप देख सकते हैं, मैं कई जानता हूं जिन पर बड़े बड़े यहाँ रिजॉर्ट हैं, उन पर छापेमारी हुई पुलिस की, और आज वो लोग बंद हैं जेलों में, और उन पर गैर कानूनी काम करने का जो पुलिस ने चार्ज लगाया था वो चार्ज चल रहा है। और किसी भी
मालिक, होटल मालिक हो, रेस्टोरेंट, पब या कोई भी हो, जो गैर कानूनी काम करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अगर जहां पुलिस की निगरानी नहीं कम हो पा रही तो वहां पर जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हमें जागरूकता फैलानी है और ये अवेयरनेस फैलानी है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड की मूल भावना को, इस देवभूमि की मूल अवधारणा को कैसे सजोया जा सकता है, ये परिलक्षित यहाँ पर होना चाहिए और सरकारों को इस पर काम करना चाहिए। हमारी सरकार खास तौर पर इसमें बहुत विशेष ध्यान दे रही है और पंचोली जी भी यहाँ पर हमारे लगभग ब्रांड एम्बेसडर ही हमारे संस्कृति के, मैं इनसे मिलता रहता हूँ, ऑफलाइन जब बात होती है काफी सारी बातें हमारी होती रहती हैं संस्कृति को लेकर और सभी लोग चिंतित हैं। आज जो जागरूकता आप देख रहे हैं युवाओं के बीच में और लोगों के बीच में यहाँ को लेके, तो जागरूकता है, ये नई पहल है और अच्छा लगता है कि उत्तराखंड का युवा जाग रहा है, अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है और हम भी चाहते हैं कि ये संस्कृति हमेशा बची रहे जिसमें हम पले बड़े हैं और ये संस्कृति इस पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बने। यही हम चाह रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड जो सनातन धर्म का ध्वजवाहक है, हमारी जो परंपरागत संस्कृति है, परंपरा है, जो हम समाज के, हमारे जो पंडा पुरोहित समाज या दूसरा समाज जो पथ पर समाज सुधारक रहा है, वो निरंतर इस काम को करे, ये हमारी अभिलाषा है और यही सरकार काम कर रही है। बिल्कुल। डॉक्टर जीत राम आर्य, आप लोग विपक्ष में हैं, इससे आप लोगों से ज्यादा सवाल नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों की कुछ कमियां रही होंगी कि आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी बात है कि अगर आपको पता है कि आपके वहां पर क्षेत्र में समस्या है, क्या क्या है, सजेशन के तौर पर, विपक्ष के तौर पर आप जो काम कर सकते हैं, आपने कितने बार उसको आगे ले जाने की कोशिश की और आपको रिस्पॉन्स क्या मिला? देखिए, 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। पर्यटन के लिए उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और इसके साथ साथ ही प्राथमिकता हमारी देवभूमि है। हम हमारा ये प्लान रहता है कि पहले तो हम नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए। जिस तरह से टूरिज्म बढ़ रहा है तो हमको नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे थे। हम लोगों ने बाकायदा उस पर काम किया था। मैं वो उदाहरण दूं, मेरी विधानसभा में हमने वहां से बेदनी एक जगह है, वहां लास गांव है उस साइड का, और बेदनी है उसके वो ठीक त्रिशूली पर्वत के नीचे है। तो हमने रोपवे का मैंने प्रपोजल किया था, कांग्रेस सरकार उसमें सहमत भी हो गई थी, कुछ दिन गए थे। तो वो नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे, वहां के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को उसके बाद वो फिर ठंडे बस्ते में चला गया। इसी तरह से हमारे पास और भी कई पर्यटन स्थल है, चाहे उत्तरकाशी की बात करो, पिथौरागढ़ की बात करो, चमोली की बात, हमारे पास और ऐसे पर्यटन स्थल है, सौंदर्य बहुत प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल हैं जिनको विकसित करने की आवश्यकता है। तो नंबर 1 तो हमारा सबसे पहले जो पर्वत की पहाड़ों की लाइफ लाइन है वो रोड नेटवर्क है। अगर रोड नेटवर्क हमारी प्रॉपर हो जाती, मैंने अपनी सरकार के सामने, माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, मैंने कहा पहाड़ों के लिए रोड के पैकेज के लिए स्पेशल बजट होना चाहिए वहाँ रोड के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हम बहुत बढ़िया रोड बना देते हैं और एक बरसात आ जाती है, फिर वो गड़बड़ हो जाता है, फिर उसको ठीक करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने कहा हर जिलों के अंदर जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, भूभाग उत्तराखंड का 80% जो भूभाग वो पहाड़ी क्षेत्र है, उन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हमको स्पेशल प्रोविजन करना पड़ेगा। वहां पे स्पेशल बजट हमको रोड नेटवर्क ले देना, क्योंकि समय समय पे वहाँ रोडों को सुधारीकरण की जरूरत होती है, प्रॉपर करने की जरूरत है। क्योंकि बरसातें आती है, पहाड़ी स्लाइडिंग हो जाते हैं सड़कों के उसमें जो है, जिससे पर्यटन और अन्य जनता भी वहाँ परेशान होती है। तो वो उस तरह के उस लाइन पर सरकारों को सोचना चाहिए कि हमारा एक रोड नेटवर्क बढ़िया हो, नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे डेवलप हो। जो हमारे अभी एक हमारे इसमें जो अतिथि जो है वो बात कर रहे थे कि पार्किंग की व्यवस्था बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आज जितने भी उत्तराखंड के अंदर जितने भी छोटे कस्बे से लेकर के छोटा कस्बा भी है, चाहे बड़ा शहर भी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्किंग की है। सरकार कह रही है कि हम मल्टी स्टोरेज पार्किंग करेंगे, कहाँ करेंगे, इसके लिए आवश्यकता है कि चिन्हित करने की, कि आप प्रॉपर जगह पर उसमें चिन्हित करें। जैसे नैनीताल में है, तो नैनीताल में लोअर में अभी जो HMT का पूरा बहुत बड़ा एरिया है, बंजर पड़ा, सरकार ने लिया है, वहां पर आप पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी कर सकते हैं कि आप 4-5 हजार गाड़ियां वहां पर एकोमोडेट हो सकती है। तो ऐसे साथ में आपको जब उसके नैनीताल शहर है या मसूरी शहर है या पिथौरागढ़ शहर है, शहरों से लोग हट के रहना चाह रहे हैं, तो उस तरह के लोगों को इंसेंटिव दे करके जो आपके बाहर के ना हो करके, आज यहाँ व्यवसाय बन रहा है, हरियाणा का बन रहा है
या व्यवसाय बन जा या व्यावसायिक बन रहा मध्य प्रदेश का या गुजरात का, जितने भी लोग बाहरी जो व्यवसायी बने हैं वो सब बाहर के बन रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों को अभी तो ठगे महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह के हमको सैटेलाइट एरिया भी डेवलप करने पड़ेंगे ताकि हम टूरिस्टों को अधिक से अधिक टूरिस्टों को अकोमोडेट कर सकें। बिल्कुल ये डॉक्टर हमारा विजन था। ये हम इस चाहते हैं कि सरकार इन लाइनों पे काम करे, सरकार इस वो काम करे। जैसे आप चार धाम यात्रा आने तो सरकार को शुरू 3 महीने बाद 4 महीने बाद बिल्कुल चार धाम आइडियाज यात्रा बहुत शुरू हो सारे जाएगी हैं, 12 अप्रैल सजेशंस से। बहुत सारे तो हैं। आज ही से शुरू हो जाना चाहिए उसमें। डॉक्टर पेनुली, यहाँ पर विपक्ष में आप लोग भी हैं, सत्ता में आपको आने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप लोग, क्योंकि ये एक कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए, ये सभी के लिए एक चिंता का विषय है। जब हम कहते हैं पर्यटक बढ़ने चाहिए लेकिन सेंसिटिव एरियाज भी है, तो ऑल्टरनेट क्या फिर? दिव्या देखो, सजेशन की जहाँ तक बात है तो सजेशन की कमियां नहीं है, और केवल विपक्षी नहीं, टाइम टाइम पे गैर राजनीतिक संगठन और एनजीओज और इंस्टीट्यूशंस सरकार को सजेशन देते रहते हैं। बीइंग अ विपक्ष हम ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि हम सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हैं, लेकिन आपको ये सोचना होगा। अभी मैं नवीन प्रसाली जी की बात को सुन रहा था और मुझे लगा पता नहीं मैं भारत के कौन से प्रदेश की बात सुन रहा हूँ, जिस प्रदेश में 12 विभागों का बजट 12% भी खर्च ना हुआ हो, पर्यटन विभाग हो, आईटी हो, परिवहन हो, जिनका 12% भी बजट खर्च नहीं हुआ है जिन विभागों में, वहां पे डेवलपमेंट और सुविधाएं कैसे आप उम्मीद करते हो? नेता मंत्री जो भी है, कल या परसों एक एनालिसिस आ रखा था कि कौन से विभाग के अंदर कितना अलोकेट हुआ और कितना उन्होंने खर्च करा है। 10% से ऊपर नहीं है किसी विभाग के अंदर, और पर्यटन में तो खास तौर से। तो जब 1 साल पूरा होने को है, जब 2 महीने बाद नया बजट आने को है, ठीक है, उस टाइम पे भी अगर आपके बजट खर्च नहीं हुए हैं तो आप उम्मीद रख सकते हो इस सरकार से? केवल टीवी पे आके, केवल मीडिया के सामने आके ये बोल देना कि 24 घंटे के लिए सब खुला है, 12,000 में बार के लाइसेंस देने की बात कर रहा, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। चलो 2 दिन की बात है, इट्स ओके, लेकिन देवभूमि के अंदर इस टाइप के कृत्यों को होने देना, ओयो नाम का एक जो बहुत बड़ा यहाँ जंजाल फैला हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, उसमें पुलिस की मॉनिटरिंग ना होना, ये जो स्पा और राजपुर रोड पे जो ये स्पा, राजपुर रोड के आप तो पूरे शहर में और पूरे प्रदेश के अंदर जो स्पा का जंजाल है, जो ये पब्स का कल्चर है, जो देवभूमि की संस्कृति से हटके है, ये हुक्का बार्स है, ये किसके? ये उत्तराखंडियों के नहीं है, ये हिमाचल हरियाणा वाले के हैं, दिल्ली वाले के हैं, गुड़गांव वाले के हैं, और यहाँ के प्रशासन उन्हें पोषित कर रहा है। अब ये चीज आप देखिए ना, एक तरफ पहाड़ों में बजट आप खर्च नहीं कर रहे हो, एक तरफ विभाग खर्च नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ इस टाइप की मानसिकता के लोगों को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा दिया जा रहा है, न कि संरक्षण भी साथ में दिया जा रहा है, ठीक है। अभी राजपुर रोड में 2 महीने पहले 3 बार गोलियां चल गई, एक पब है जिसमें 3 बार गोलियां चल गई। देहरादून में कभी सुनने को नहीं मिलता था कि यहाँ देहरादून क्या देवभूमि में सुनने को नहीं मिलता था कि मुजफ्फरनगर और वहां की खबरें आती थी कि गोलियां चली, कट्टा चला, ये चला, वो चला। अब वो देहरादून की खबर हो गई है। तो सरकार डेवलपमेंट करे, सरकार पर्यटक बुलाए, और अभी जीतराम जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारा आदमी थोड़ी पनप रहा है, ये व्यवसायी हमारा आदमी थोड़ी है, ठीक है, ये तो बाहर का आया हुआ व्यक्ति है, और जिसको यहाँ की सरकार संरक्षण दे रही है। हम इनको कितने भी सुझाव दे दें, ठीक है, हम इनको कितने भी चीजें दे दें, लेकिन ये सरकार डिनायल मोड में रहती है। डिनायल मोड में होने के कारण क्या है कि जितने भी अच्छे बुरे जो भी सुझाव है उसको सरकार ज्यादा वो नहीं करती है, इंटरटेन नहीं करती है। बिल्कुल। और इसमें पर्यटक जो आ रहे हैं, अगर आप बेसिक एमिनिटीज नहीं बढ़ाओगे, 56,000 में आने में टाइम नहीं लगाएगा। प्रेम पंचोली जी, हम जब बात करते हैं, आपने कहा खबरें बन जाती हैं, कोई भी डिक्लेरेशन होता है, बयान दे दी जाते हैं, खबरें बढ़ जाती हैं, लेकिन हमारा कंपैरिजन हमेशा हिमाचल प्रदेश से होता है। वहाँ फुल पैक्ड होता है, वहाँ पर अभी तक हमने कोई खबर ऐसी नहीं सुनी कि खतरा है या वहाँ पर भू धसाव हो रहा है या इस तरीके से हो रहा है, आगे आने वाले आप कंट्रोल कीजिए। ऐसा उत्तराखंड के साथ क्यों है कि हम भी अपना जो है कल्चर बढ़ाना चाहते हैं, हम भी टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन खतरा वही है कि हमें फिर रिपोर्ट्स पर भी ध्यान देना है। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आना चाह रहा था जी
कि हिमाचल में क्यों नहीं होता खतरा और उत्तराखंड में खतरे और बहुत सारी चीजें बातें बन जाती है। हिमाचल को समझना बहुत जरूरी है। हिमाचल ने पहले डिक्लेयर किया कि हिमाचल को किस नाम से जाना जाए। अब आप यहाँ थोड़ी देर मेरी बात सुनिए जी। राज्य बना तो इसको पहले किसी ने बोला जैविक प्रदेश बनाओ, उसके बाद इसको ऊर्जा प्रदेश बनाओ, उसके बाद आजकल जैसे पर्यटक आने लग गए तो फिर पर्यटन प्रदेश बनाओ। अरे महाराज, सत्ता चलाने वाले लोगों, आप एक तय कर दीजिए ना, आपको क्या बनाना है। ये एक प्रदेश तय कर दो। हिमाचल ने तय किया, वहाँ के वाइस परमार जी थे जो पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसको तय किया कि ये हॉर्टिकल्चर बेल्ट होगी, पूरा जो स्टेट है वो बागवानी के लिए माना जाएगा। उसके बाद पर्यटन दूसरे नंबर पे रखा उन्होंने। और जब उन्होंने बागवानी को डेवलप किया वहां पे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, भाषण नहीं दिया उन्होंने उनकी वीडियो, उनकी रिपोर्टें हैं बाकायदा, उन पे बहुत सारे लोगों ने लिखा है, देश और दुनिया के लोगों ने लिखा है। वो जेब में बीज रखते थे, पौधे रखते थे, तो जहां जाना होता था देते थे लोगों को, और फिर विभागों को भी देना पड़ता था जिस विभाग की जिम्मेदारी थी। लेकिन आज तक हमारी 23 साल की सरकारों में से किसी ने ये तय नहीं किया है कि इसको क्या प्रदेश माना जाए। अरे ऊर्जा प्रदेश माना जाए तो बनाओ, यहाँ घराटों से बिजली बनाओ, वाटर मिल से बिजली बनाओ, जितनी चाहे ऊर्जा प्रदेश बना दो, आदमी पे भी करंट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ऊर्जा प्रदेश है ये। अरे पर्यटन प्रदेश बनाओ तो रास्ते सही कर दो भाई। हिमाचल की कंपैरिजन हम करेंगे, हिमाचल आप गांव में भी जाएंगे ना, सांगला एक ऐसा गांव है जहाँ के कभी यहाँ चीफ सेक्रेटरी राकेश शर्मा जी सांगला के हैं, यहाँ सेक्रेटरी रहे उत्तराखंड में, दिल्ली सटल है, लेकिन वो अपने गांव में जाते हैं। वो हरसिल से सांगला पैदल गए हैं। जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा साहब मैं तो हरसिल से सांगला गया हूँ, तो वो उनकी मेरी बात हुई तो वहाँ से मैं भी गया हूँ। जब मैंने PhD की तो मैं उधर से गया हूँ क्योंकि मुझे रिपोर्ट लिखनी थी। तो सांगला गांव है, गांव में अगर हजारों पर्यटक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सांगला तक पहुंचने के लिए सड़कें इतनी अच्छी है, वो तो आजकल पता नहीं क्यों उन्होंने जाम लगा दिया। सांगला वो जो अभी जाम हिमाचल का जाम दिखाई दिया, वो सांगला वाली सड़क है। आप हिमाचल के कहीं भी जाइए, रास्ता इतना अच्छा होता है। शिमला में कोई पर्यटक नहीं रुक रहा, किसी भी उत्सव में, किसी भी मौसम में सीधे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। मनाली, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, ये बहुत दूर दूर जाते हैं क्योंकि ढांचागत विकास हुआ है, रास्ते बने हैं। और जहाँ रास्ता नहीं बना वहां बाकायदा आदमी जाते हैं, घोड़े खच्चर जाते हैं, डंडी कंडी जाती है, और जो जा रहा है वो सहज ही स्वीकार कर रहा है कि नहीं मुझे पैदल जाना है। लेकिन हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं बनी है और हमको ये व्यवस्था बनानी चाहिए। अगर 23 साल में हमने कुछ नहीं किया तो हमको ये तय कर देना चाहिए कि हम इसको कौन सा प्रदेश बनाएं, पर्यटन प्रदेश बनाएं, ऊर्जा प्रदेश बनाएं, कि क्या क्या प्रदेश बनाएं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे सरकार के लोग कहाँ पिछड़ते हैं, हम लोग फॉलो अप नहीं करते हैं, हम लोगों की जो कमजोरी है। मैं अभी टिहरी झील में गया था और मैं टिहरी झील में डर के मारे वो मोटर बोट पे नहीं बैठता हूँ, क्योंकि मैं टिहरी पढ़ा हूँ तो मैंने पुरानी टिहरी देखा है कि पानी कितना ऊपर है, कितना गहरा नीचे टिहरी है। तो एक लड़का आया, उसने मुझे पहचाना, उसने कहा आप तो मेरे चाचा के दोस्त हैं। मैंने कहा हाँ, तुमने कैसे पहचानी? मैंने फोटो देखी है। आप बैठो, आपको मैं घुमाता हूँ। मैंने उसको हाथ जोड़ा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उसने बोला नहीं चाचा आपको बैठना पड़ेगा। तो मैं उसके साथ बैठा, तो मैंने सोचा कोई ऐसे यहाँ का होगा, मैंने ढंग से नहीं पहचाना। तो उसने बोला मेरा गाँव वो है वहाँ पे, मैं अपने गाँव तक आपको ले जाऊँगा और फिर वापस लाऊंगा। फिर मैंने कहा तुमने कब सीखा भाई? उसने कहा कि 2013 में जब आपदा आई, आपदा के बाद जो यहाँ पर एक योजना आई थी कि फ्री में इनको मोटर बोट चलाना और ये सब चीजें सिखाएंगे। तो मैंने कहाँ सीखा कि हम गोवा गए सीखने के लिए। तो जब हम यहाँ के लोगों को तैयार कर सकते हैं तो हर चीज में तैयार कीजिए ना। एक लड़के को तैयार कर दिया तो सब कुछ हो गया, उसी की फोटो जगह जगह छाप देंगे, ये काम नहीं चलेगा। आपको निरंतर यहाँ नाविक तैयार करने पड़ेंगे, निरंतर होटल मैनेजमेंट वाले तैयार करने पड़ेंगे, जो होटल मैनेजमेंट के तमाम विधाएं हैं, खाना बनाने से लेकर के रूम बॉय से लेकर के जितनी भी विधाएं हैं वो सब तैयार करने पड़ेगी, और परियर तैयार करने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ आपको सड़कें अच्छी बनानी पड़ेगी। नवीन पिरसाली जी, तो बस क्या दिक्कत है? 1 करोड़ पर्यटन को हम संभाल सकते हैं। यहाँ पर्यटन प्रदेश बना दीजिए ना, सारे प्रदेश हटा दीजिए। यहाँ पर सिर्फ ये कह देना कि पर्यटक आ रहे हैं, पर्यटकों के लिए हम 24 घंटे जो है लोकेशंस खोले रखेंगे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, जो आजीविका है, जो स्किल मैनेजमेंट जिस तरह से बताया है, बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करना, वहां पर काम किस तरीके से किया जा रहा है। और हिमाचल का जिस तरह से एग्जाम्पल अभी दिया गया, क्यों हम पीछे हैं, क्यों हिमाचल आगे है, तो क्या अब ये जरूरत नहीं है कि एटलीस्ट एक नाम दे दीजिए इस प्रदेश को? देखिए, नाम तो है ही देवभूमि उत्तराखंड, नाम एक प्रदेश का है उत्तराखंड और देवभूमि है।
लेकिन जब बात आती है ऊर्जा की तो ये ऊर्जा प्रदेश होना चाहिए। अगर बात आती है पर्यटन की, ये पर्यटन प्रदेश भी होना चाहिए। प्रायोरिटी किसको? प्रायोरिटी सारी चीजों को, सर्वांगीण विकास को प्रायोरिटी है, सर्वांगीण विकास को प्रायोरिटी है। तो उत्तराखंड जो 2025 का संकल्प है श्रेष्ठ राज्य होना चाहिए, तो एक सेगमेंट से नहीं हो सकता, बल्कि अलग अलग सेगमेंट में हमें आगे रहना पड़ेगा, अग्रणी होना पड़ेगा, तब समग्र विकास होगा। जब समग्र विकास होगा तब हम आगे होंगे। बात है हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़े। इकोनॉमी बढ़ानी होगी, उत्तराखंड की आदमी की जेब की आय बढ़ानी पड़ेगी, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और जीतराम आर्य जी भी बोल रहे थे कि पार्किंग के बारे में बात कर रहे थे। आज ही हमारी सरकार ने रुद्रपुर में मल्टी लेवल पार्किंग की बात की है। उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया, HMT के आसपास जो है उसको भी पार्किंग बनाया जाए, क्योंकि नैनीताल भीमताल पर बहुत ज्यादा बोझ रहता है। तो वहां से कुछ स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए और अन्य गाड़ियों में उनको लिया जाए, या फिर केबल कार जैसे भी हो सकता है उसकी व्यवस्था की जाए। तो ये सारी चीजें हैं। अब बहुत स्पीड से देहरादून मसूरी का भी रोपवे शुरू हो रहा है। कई बाधाएं उसमें आई, स्थानीय लोगों की समस्याएं थी, उनको सॉल्व भी किया सरकार ने, अब वो भी शुरू हो रहा है। तो इसी तरह से पर्यटकों की आवाजाही के लिए जो सुविधाएं यहाँ पर विकसित की जा रही हैं, उनमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हमारी सरकार के इस टर्म में आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा विकास हुआ होगा। बहुत लेकिन ज्यादा यहाँ पर विकास हो पाएगा। 31 वाला जो टाइम है सर, यहाँ पर 31 से लेकर 2 तारीख तक ये वो टाइम है जहाँ पर बहुत अन्य राज्यों से जो है यहाँ पर पर्यटक आते हैं, और यहाँ पर पब कल्चर क्योंकि आ गया है, इसलिए आपको मैनेज करना मुश्किल होगा। पुलिसिंग किस तरीके से बढ़ाई जाएगी उसका एक एग्जाम्पल, माफ कीजिएगा, पर लेकिन हमने देखा था जब राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर आई थी, और सबसे बड़ा फ्लॉ था कि आपके राष्ट्रपति, इतना बड़ा VVIP मूवमेंट हुआ और वहां पर नाक के नीचे से चोरी हो गई। तो आप किस तरीके से इन सब चीजों को रोकेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, घटना हुई थी, उसी घटना से सबक लेते हुए पहले ही पुलिस को ब्रीफ कर दिया गया है। पुलिस की मीटिंग हुई है, पुलिस DGP साहब ने अपने इंटरनल सभी पुलिस विभागों को सतर्क किया है और कैसे सुविधा दी जाए। आपने देखा होगा कल ही देहरादून के SSP खुद ट्रैफिक संभाल रहे थे, उस चीज़ को देख रहे थे। मॉक ड्रिल चल रहा है जगह जगह पर। आज मैं देख रहा था सहसधारा रोड पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर घूम रहे थे, और जगह जगह मैं देख रहा हूँ इंस्पेक्टर ट्रैफिक की गाड़ी है, कोई अगर रॉन्ग साइड चल रहा है, क्योंकि अभी नई रोड बनी है, लोग जो पहले सुविधा में जा रहे थे उसमें है, तो वो अब कट थोड़ा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं। तो उस अभियान को भी पुलिस बहुत अच्छी तरह से चला रही है, जागरूकता फैला रही है। इसको मैं जगह जगह देख रहा हूँ। तो पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस को विशेष तौर पर आगाह कर दिया गया है कि कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती हैं, और सारी घटनाएं रिकॉर्डेड रहती हैं, उनसे सबक लेते हुए आगे का उनको विषय बताया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे पास बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे पास अच्छी पुलिसिंग भी है, सरकार की भी नीयत अच्छी है, और हमारे प्रदेशवासी तो हैं ही अच्छे। तो हम सब मिलकर एक जन जागरूकता अभियान के तहत अपने प्रदेश को आगे ले जाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने, और अपने आप को इस उत्तराखंड का हितैषी समझकर हम सबको काम करना चाहिए। और सरकार जहां पर गलत है, सरकार को आप चेताइए, सरकार को लिखिए, सरकार के खिलाफ भी बोलिए, सरकार उससे सीखेगी। हमारी सरकार सीखने के लिए है, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी जी, खास तौर पर मैं उनकी बात करूं तो उत्तराखंड की बहुत हितैषी हैं। और अभी आपने देखा कि उन्होंने मानस खंड में पर्यटन को बढ़ाने के लिए मोदी जी को वहां पर लेके गए। आदि कैलाश जहां पर कोई प्रधानमंत्री नहीं जा पाए, वहां पर मोदी जी गए, उन्होंने पूजा अर्चना की, और उसको पूरे विश्व ने देखा। और उसके बाद क्या फुटफॉल वहां पर जो गूगल पर सर्च उसको किया गया था, सबसे ज्यादा रहा। तो इस प्रकार की सारी कोशिशें, तमाम कोशिशें माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस उत्तराखंड को 2025 तक श्रेष्ठ राज्य बना के रहेगी। और मोदी जी का जो विशेष लगाव यहाँ पर है वो हमें लाभ देगा, क्योंकि सौगात भी देते हैं और यहाँ पर मार्गदर्शन भी करते हैं। तो जो अभी इस वक्त इस डबल इंजन की सरकार चल रही है, केदारखंड के साथ साथ मानस खंड का भी विकास होगा, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तराखंड 1 करोड़ 2 करोड़ पर्यटकों को आराम से सुविधा दे पाएगा। और जो देवभूमि का कल्चर जिसमें परिलक्षित नहीं होगा, सरकार उसको रोकने का काम करेंगे। आपने देखा होगा हमारी सरकार उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, देहरादून में आपने देखे होंगे कि दुकानों के बोर्ड हमारी अपन संस्कृति में बन रहे हैं, बहुत सारी स्कीमें चल रही। धीरे धीरे समय लगता है उसको धरातल पर आने पर, लेकिन आपको लगेगा कि बदलाव हुआ है। बिल्कुल। डॉक्टर पेनुली, आपसे शॉर्ट में जवाब लूंगी, फिर मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। जिस तरीके से हमने चारधाम यात्रा में देखा था, यात्रा शुरू होने से पहले कैप लगा दिया गया था कि आप पर डे इतने यात्रियों को लेकर आएंगे, बोझ कम होगा, लेकिन वहां पर विरोध शुरू हो गया कि आप इस तरीके से जो है नहीं लगा सकते बैरियर, और उसके बाद ठीक यात्रा शुरू होने से 1 रात पहले ही कैप हटा दिया गया था। तो इस तरीके से फैसले लेना फिर बदल देना, क्या आपको लगता नहीं है कि एक स्टैग्नेंसी या फिर एक कंसिस्टेंसी जरूरी है? अगर आपको चाहिए कि पर्यटक आए तो फिर उसकी भी एक फुटफॉल डिसाइड कर लीजिए पर डे का। दिव्या, आप उस दिन शायद मैं आपके चैनल पे ही डिबेट में था जी,
जब हम ढूंढ रहे थे हमारे पर्यटन मंत्री कहाँ हैं, आपके ही डिबेट पे था शायद, आई थिंक, कि जिस दिन सतपाल महाराज विदेश में घूम रहे थे और यहाँ पे चारधाम यात्रा शुरू होने वाली थी, और शायद उसी दिन का इंसिडेंस है जिस दिन गंगोत्री या यमुनोत्री में गाड़ियां धस गई थी पार्किंग के अंदर। तो वो कैप कौन लगाएगा? मंत्री वहां है नहीं, ब्यूरोक्रेट यहाँ हावी हैं। अगर कैप लगी थी तो लगनी, बायोमेट्रिक्स की बात हुई थी, केदारनाथ आपदा के बाद बायोमेट्रिक्स की बात हुई थी। बायोमेट्रिक्स ना तो ऋषिकेश में हुआ ना ऊपर हुआ। देखो, सरकार को क्राउड मैनेजमेंट करना नहीं आया, इस वजह से वो सारी चीजें हटी। सरकार को चाहिए था जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो टैक्सी वाले हैं, चाहे वो खच्चर वाले हैं, चाहे वो होटल वाले हैं, चाहे वहाँ के व्यापारी हैं, लोकल हैं, उन लोगों के साथ बैठ के पहले सरकार को एक मीटिंग करनी चाहिए थी, फिर सरकार को कोई भी दिशा निर्देश जारी करना चाहिए था। ये सरकार जो है अच्छी चीज है अगर कोई सरकार प्रचंड बहुमत में आए, लेकिन प्रचंड बहुमत में जब सरकार का उनकी घमंड जो है वो सर चढ़ के बोलता है तो वो जनता से नहीं पूछता है, और जब जनता से नहीं पूछते हैं तो आप कुछ भी कर लो, वो चीज फ्लॉप ही होगी। अगर वहां के व्यापारियों को सरकार ने कॉन्फिडेंस में लिया होता तो ये चीज नहीं होती। और उसके कारण देखिए, खच्चर का रजिस्ट्रेशन करने वाला, अब देखो ना कहां कहां फ्लॉज है, कैसे मैनेज होगा। खच्चर के रजिस्टर करने वाली कंपनी आपकी मुजफ्फरनगर की, उसको क्या पता कौन सा खच्चर कैसा है, कौन सा खच्चर कैसा है, कितने खच्चर जा सकते हैं, कितने खच्चर क्या है। हमारे यहाँ पे कोई भी मैन पावर की कंपनी इतनी स्ट्रेंथन नहीं थी जो खच्चरों का रजिस्ट्रेशन कर सके वहां। तो ये जब आप फ्लॉज करोगे, अगर आपको पहाड़ में अगर यात्रा चलानी है तो पहाड़ के साथ आप नहीं टकरा सकते। बिल्कुल, आपको पहाड़ जब चढ़ते हो ना तो झुकते हुए चढ़ते हो, तभी आप ऊपर पहुंचते हो। लेकिन अगर सरकार सीना चौड़ा करके चलेगी तो ये जो फ्लॉजेस आए हैं, अगर हमारे यहाँ का व्यक्ति और व्यापारी इतना कोऑपरेटिव है कि अगर सरकार एक बार बोलती, उनको प्यार से बुलाती तो वो मान जाते। सरकार ने पंडा पुरोहितों के टाइम पे भी वही करा जब देवस्थानम बोर्ड बनाया। तो ये अगर मिलके करोगे तो सब कुछ होगा, लेकिन अगर अहंकार के साथ करोगे, अहमन्यता के साथ करोगे तो पहाड़ सबको तोड़ता है। बिल्कुल, ये चीज ध्यान रखना। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। डॉक्टर जीतराम हमारे आपसे लूंगी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, हमारा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव मैनेजमेंट करते हैं उससे वो प्रदेश का मैनेजमेंट करे। 4 धाम की यात्रा शुरू होगी मार्च अप्रैल में, उसकी तैयारी अभी से करे। सरकार को हर समय जो सुविधाएं होती, पर्यटन की सुविधाएं हैं, चाहे 4 धाम की यात्रा हो, चाहे आपका 31 का हो, चाहे क्रिसमस का हो, कोई और ओकेजन हो, जिस समय भीड़ क्राउड है, अभी से मैनेजमेंट की तैयारी करनी चाहिए। अभी से व्यवस्थाओं का सरकार को आकलन करके वो व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए। जैसा भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव मैनेजमेंट में करती है, वैसे ही मैनेजमेंट वो प्रदेश के विकास में भी मैनेजमेंट करे, इन चीजों में भी मैनेजमेंट करे तो निश्चित रूप से आगे प्रदेश आगे बढ़ेगा। प्रेम पंचोली जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा जो प्रोफेसर साहब ने कहा है, मैं यही कहूँगा कि पूर्व तैयारी हमारी होनी चाहिए। और दूसरा निवेदन कहूँगा कि प्रोफेसर साहब जैसे व्यक्ति बार बार सरकार को जगाएंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, मीडिया के सामने आना पड़ेगा, लोगों के सामने आना पड़ेगा, अच्छे अच्छे प्रपोजल देंगे। ऐसे विद्वान आदमी हमारे सरकार में हैं, हम लोग लिखेंगे, खूब छापेंगे, लेकिन यह है कि अग्रिम तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि अब 4 धाम यात्रा बिल्कुल सामने पे है। बिल्कुल। डॉक्टर पेनुली, देखिए, अगर सरकार प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास में पॉजिटिव काम करती है, मिल के काम करती है, कॉपरेशन से काम करती है, तो हम सरकार के फैसले के साथ हैं। लेकिन अगर सरकार जहां जहां गलत करेगी, जहां जहां सरकार के कदम गलत होंगे, हम सरकार की आलोचना करेंगे और सरकार को सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे। बिल्कुल। पिरसाली जी, फाइनल कमेंट। देखिए दिव्यदर्शनी जी, यहाँ पर आपने भी सुना, ये तो विपक्ष मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मैनेजमेंट आता है, और मैं ये कहता हूं विपक्ष से कि मीन में एक निकालने वाली प्रवृत्ति को आप त्यागें, उत्तराखंड के विकास में सहयोग दें, विकास विरोधी ना बने। हमारी सरकार जनहित की सरकार है और विकास के हितैषी सरकार है, विकास करके रहेगी। 2025 तक उत्तराखंड इस
देश का अग्रणी राज्य बन के रहेगा। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की किस तरीके से उत्तराखंड में लगातार साल दर साल पर्यटन बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि 31 और से लेकर 2 तारीख तक यहाँ पर जो बैरियर्स है वो हटा दिए गए हैं। 24 घंटे सभी बार, रेस्टोरेंट और ढाबे जो है वो खुले रहेंगे। लेकिन इस डिबेट के जरिए बहुत सारे सजेशंस आए, खासतौर पर क्राउड मैनेजमेंट की बात कही गई है, जो बहुत सोचनीय विषय है पुलिस के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, क्योंकि इतना ज्यादा संख्या में अगर पर्यटक यहाँ आते हैं किस तरह से मैनेज किया जाएगा और बाकी सेंसिटिविटीज को ध्यान में किस तरह से रखा जाता है, ये तो वो